नमस्कार। हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर ऑनलाइन क्लास में। आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले हम लोग पढ़ेंगे। आज चौथा टॉपिक्स था कि धातुओं की लवण विलयनों के साथ अभिक्रिया। धातुओं की लवण विलयनों के साथ अभिक्रिया पढ़ चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है सक्रियता श्रेणी के बारे में। सक्रियता श्रेणी क्या है? ऐसी श्रेणी होती है, ऐसी सूची होती है जिसमें धातुओं को अब उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में सजाया जाता है, तो इस सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी, यहाँ पर सक्रियता श्रेणी घटते क्रम में दिया गया है। जिस श्रेणी को में ये दर्शाया जाता है उसे सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। यहाँ पे एक ट्रिक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कॉपर हटाओ चांदी सोना पाओ। यहाँ पर एक ट्रिक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कॉपर हटाओ चांदी सोना पाओ। यहाँ पर देखेंगे कि ये केदार से हो जाएगा के में है पोटेशियम, नाथ में ना मतलब सोडियम, और का से हो जाएगा Ca कैल्शियम, माली से हो जाएगा Mg मैग्नीशियम, आलूस में Al है, Al मतलब एल्युमिनियम, जरा में Zn है जिंक होगा, फीका में Fe को लिए है केवल फी मतलब आयरन होता है, पकाता में Pb लिए है लेड शीशा बोलते हैं, है में हाइड्रोजन होता है H होता है संकेत हाइड्रोजन, कॉपर हटाओ, कॉपर में Cu होता है, कॉपर तांबा होता है, हटाओ में Hg है मरकरी को बोलते हैं, और चांदी सोना पाओ, चांदी में Hg सिल्वर, सोना में होगा Au गोल्ड। यहाँ पर देखिए कि जो सक्रियता श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील ऊपर में है, सबसे ऊपर है केदारनाथ का, यानी पोटेशियम सोडियम कैल्शियम। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम ये तीन जो तत्व है काफ़ी अभिक्रियाशील है, बाकी भी है लेकिन सर्वाधिक तीन ही ऊपर है। और नीचे में आप देखेंगे तो सबसे कम जो है वो सोना और चांदी है, यानी सोना सबसे कम है। कॉपर मरकरी चांदी सोना भी कम अभिक्रियाशील धातु है, लेकिन सबसे कम की बात किया जाए तो सोना है। कॉपर ऐसा बात नहीं है कि अभिक्रियाशील तत्व नहीं है, धातु नहीं है कॉपर भी अभिक्रियाशील लेकिन कम है। अब अभिक्रियाशील है तो वहाँ पे कैसा रिएक्शन दिखाया गया होता, आइए वहाँ पर जो आपको दिखाया गया है फिगर में क्वेश्चन, कि ये अभिक्रियाशील धातु जो सक्रियता श्रेणी दिखा है अभिक्रियाशीलता का, उससे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस क्या आता है कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डाला जाता है। क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डाला जाता है? तो याद रखेंगे इस सक्रियता श्रेणी में जो ट्रिक बताया गया है उसमें यह बताया गया है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, यानी हटा देता है। हमने क्या बोला? अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को हटा देता है। जैसे ऐसे भी ट्रिक्स याद कर सकते हैं कि बहुत मजबूत व्यक्ति कमज़ोर व्यक्ति को हटा के उसके बगल में अपना घर बना लेता है, और वही उल्टा कहानी कर दीजिए कि कम अभिक्रियाशील धातु को अधिक अभिक्रियाशील धातु वाले विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है? तो कुछ नहीं होता है। ऐसे कैसे सीख सकते हैं कि कमज़ोर व्यक्ति मजबूत व्यक्ति के पास कुछ नहीं कर पाता, यानी घर नहीं बना पाता है। ऐसे एक जुमला है याद करने का, ऐसा कुछ किताब में लिखा नहीं गया है, तो समझने का ट्रिक है, तरीका है अपना। तो हमने क्या बताया पूरा निष्कर्ष कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को हटा देगा। जैसे अगर हम वहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हैं, क्या है कि ये आयरन मतलब लोहा का कील है, कॉपर सल्फेट यानी ब्लू कलर का होता है, ये कॉपर सल्फेट के विलयन में डाले हैं। तो कॉपर सल्फेट के विलयन ये ब्लू कलर का नीला कलर का होता है, और इसमें हम लोहा का कील को डाले हैं, तो क्या होगा? तो ये ब्लू कलर है ना धीरे धीरे देखिए गायब हो जाएगा, रंग गायब हो जाएगा। ठीक है, रंग तो गायब, ऐसा क्यों? क्या हुआ ऐसा? तो यहाँ पर देखेंगे
बोल क्या पहले आयरन और कॉपर, ये दो ही चीज की बात हो रही है। सल्फेट से कोई खास मतलब नहीं है, सल्फेट का विलयन बनाया गया है। लोहा और आयरन को देखने का प्रयास करेंगे। लोहा इधर यहाँ है और कॉपर कहाँ है, यहाँ है। देखिए ध्यान से, सर्वाधिक अभिक्रियाशील यानी ऊपर वाला अधिक है, नीचे वाला कम है, यानी ये कम अभिक्रियाशील कर, यानी यह अन्य तत्वों से अभिक्रिया कम करता है। किसके अपेक्षा, आयरन की अपेक्षा। यानी आयरन यानी लोहा बहुत अधिक मतलब अधिक अभिक्रियाशील है। एक उदाहरण और से भी है कि लोहा को आप पानी में छोड़े, हवा में छोड़े तो जंग लग जाता है, तो ऐसे कह सकते हैं कि अभिक्रियाशील धातु है। यानी यहाँ भी आपको देखेंगे कि आयरन अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर की अपेक्षा, यानी आयरन अधिक है। तो ये मजबूत व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति के पास जाके अपना घर बसाएगा। यानी आयरन जो है, अब ये विलयन CuSO4 इसमें धातु Cu है ना, इसको हटा देगा और हटा के यहाँ पे अपना Fe जोड़ देगा। यानी देखेंगे ये CuSO4 का विलयन था, ये धीरे धीरे ब्लू कलर से हल्का हरा होने लगा, हल्का रंग होने लगा, हरा रंग का होने लगा। क्योंकि ये आयरन जो है ना वो Cu को हटा करके यहाँ पर अपना घर बसाने Fe यहाँ पे लगा दिया, यानी FeSO4। तो भैया कॉपर हुआ क्या, कॉपर की परत जम गया। लोहा जो है लोहा ही है, कॉपर नहीं है, बस इस पर लाल भूरा रंग की परत जम गया। तो भैया लाल भूरा रंग की परत क्या चीज की है, तो इसमें से देखेंगे कॉपर हटाइए, कॉपर के तो विलयन था, ये कॉपर हट के लोहे की कील पर जाके जमा हो गया, यानी इस पर भूरा भूरा परत जम जाएगा। इस लोहे के कील पर भूरा भूरा परत जम जाएगा, भूरा भूरा परत जम जाएगा। और क्या हुआ, तांबा की परत होती है, लाल भूरे रंग का होता है। क्वेश्चन आता है क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, इसी में देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं। सिंपल सी भाषा में ब्लू रंग था, अब वो हरा रंग हो गया और कील पर एक लाल भूरे रंग की परत जम गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, ऊपर लगा होगा। क्या होता है जब जिंक के टुकड़ा को नीला कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है। अब देखेंगे नीला कॉपर सल्फेट, वही कॉपर सल्फेट विलयन है, ब्लू कलर का ही है। हम पहले आयरन रखकर बता रहे थे, अब जिंक रखकर बताएंगे। तो जिंक कहाँ है भैया, ऊपर है, और आयरन कॉपर कहाँ है, यहाँ है। तो जिंक अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, यानी जिंक अधिक अभिक्रिया करता है। तो जिंक क्या करेगा कि कॉपर सल्फेट को हटा करके भेजा, यहाँ पे Zn आ जाएगा, यानी पहले Fe जो काम करता था अब जिंक काम करेगा वो, यानी SeCuSO4 के जगह पर यहाँ पे ZnSO4 हो जाएगा, यानी ZnSO4 यहाँ पे बन जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि क्या होता है जब कुछ जिंक के टुकड़ा को नीले कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है। याद रखेंगे, जब जिंक के टुकड़े को नीले कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है, जिसमें जिंक कॉपर को विस्थापित हटा देता है, विस्थापित कर देता है। इससे विलयन का रंग नीला फीका पड़ने लगता है, यानी ऐसे भी कॉपर सल्फेट का विलयन नीला रंग का ही होता है, तो इसमें फीका पड़ने लगता है, जिंक सल्फेट का विलयन रंगहीन हो जाता है। हमने पिछले वाला में एग्जाम्पल बताया था कि FeSO4 जो है उसका हल्का हरा रंग होता है, लेकिन जिंक जब डालते हैं आयरन के जगह पे तो पूरा फीका हो जाता है, एकदम पूरा फीका हो जाता है, रंगहीन विलयन हो जाता है, कोई रंग नहीं होता है। जबकि कॉपर धातु विलयन में जमा हो जाता है। मतलब कहने का मतलब कि हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला था तो कॉपर जो है धीरे धीरे जिंक की जो कील था उस पर जाके जमा हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, इसका रिएक्शन अभी जो बताया इसमें दिया, स्क्रीनशॉट में लगा हुआ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन से एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन से इसी में, क्या होता है जब कुछ कॉपर के टुकड़ा को हरे फेरस सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या होता है जब कुछ कॉपर के टुकड़ा को हरे फेरस सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। तो आइए कैची में फेरस सल्फेट के विलयन में कॉपर डाल रहे हैं ना, अब यहाँ पे बोल गया फेरस सल्फेट, और उस फेरस सल्फेट के विलयन में हम क्या डाल रहे हैं, कॉपर का टुकड़ा, यानी ये हो गया भैया कॉपर का कील। मान लीजिए क्या दिक्कत है, कॉपर ठीक है, कॉपर है, ठीक है। तो अब होगा क्या, तो अब देखते हैं हम जरा सा, पहले कॉपर और फेरस देखिए कहाँ है, कॉपर यहाँ है और फेरस यानी यहाँ यहाँ देखिए उल्टा हो रहा है रिएक्शन। हम क्या कर रहे हैं कि FeSO4 का विलयन है, देखिए FeSO4 का विलयन है, अब इसमें कॉपर यानी ये डाल रहे हैं,
ध्यान देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में है उल्टा कहानी कहा है कि कॉपर FeSO4 यानी फेरस सल्फेट। देखिए फेरस मतलब खाली फेरस में FeSO4 में आप केवल Fe को लीजिए, Fe देखेंगे वहाँ पर Fe आयरन अधिक अभिक्रियाशील है, जबकि वहाँ पर जब जाएंगे कॉपर के पास तो कम अभिक्रियाशील है। हम क्या किए हैं कि इस कॉपर को उठा के उसमें डाले हैं, ना कि आयरन को उठा के डाले हैं। तो होगा क्या भैया, अब यहाँ पे कहेंगे कि Fe यानी आयरन अधिक अभिक्रियाशील है जबकि कॉपर कम अभिक्रियाशील है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, कोई। देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ कि कॉपर FeSO4 कोई अभिक्रिया नहीं हो पाएगा क्योंकि कॉपर अब आयरन से कम अभिक्रियाशील है, अतः फेरस सल्फेट के विलयन में से Fe को विस्थापित नहीं कर सकता है। यानी उल्टा जब होगा, कम अभिक्रियाशील धातु को जब अधिक अभिक्रियाशील में डालेंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगा, विलयन करने में कोई चेंज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन से एनसीईआरटी का, क्या होता है जब एक लोहे की कील को कुछ समय के लिए कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। हमने इसको बता चुका है पहले। तो इसमें लिखा हुआ है कि स्क्रीनशॉट पर दिख रहा होगा, आप वहाँ से आंसर लिख लीजिएगा। आई MCQ क्वेश्चन है, सोल्व करेंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम की अपेक्षा सोडियम का दहन तीव्र होता है, क्यों? पेज नंबर 67। तो देखें क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम की अपेक्षा सोडियम का दहन तीव्र होता है। आप देखिए पहले सोडियम और मैग्नीशियम है कहाँ, देखिए सोडियम ये है, मैग्नीशियम ये है। क्वेश्चन बोल रहा है, बोर्ड पे देखेंगे कि सोडियम का दहन तीव्र होता है। सोडियम पनीर की तरह होता है, उसे सुखाया भी जा सकता है, बुरा छोटे की तरह होता है, पनीर की तरह, उसमें चाकू से काट सकते हैं। आप उसको ठंडे पानी में फेंको तो आवाज आएगा, घूम से आवाज, तालाब वाला फेंकेगी तो आवाज आएगा, पूरा विस्फोट होगा उसमें। तो बोला कि सोडियम और मैग्नीशियम के टक्कर है साहब। बोले सोडियम के तीव्र दहन होता है, मतलब अत्यधिक जलता है, और मैग्नीशियम भी जलता है, ऐसा बात नहीं जलता है, लेकिन तीव्र दहन नहीं होता है बल्कि मंद दहन होता है। इसके अपेक्षा, किसके अपेक्षा? सोडियम की अपेक्षा। ऐसा क्यों? तो ऐसे भी सक्रियता श्रेणी से इसका आंसर मिल जाएगा कि सोडियम जो है, बोले क्यों? क्योंकि सोडियम मैग्नीशियम की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील धातु है, बस इसलिए सोडियम का दहन तीव्र होता है और मैग्नीशियम का दहन होता है लेकिन सोडियम की अपेक्षा कम होता है। आइए ऑप्शन नंबर टिक करेंगे। हाँ, सोडियम मैग्नीशियम की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, मैग्नीशियम सोडियम की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, दोनों सही है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, सोडियम मैग्नीशियम की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु, तो पहला का आंसर क्या मिला? पहला का आंसर ए, दूसरा का आंसर देखेंगे, बोला क्या चीज, निम्नलिखित में से कौन सा धातु, हम इसको मिटाना चाहते हैं, देखेंगे हम लोग। Al है, Al ग्रेटर देन Zn, ग्रेटर देन मतलब जिंक, फिर इसके बाद Fe कॉपर। देखिए क्या यह सही है? अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, घटते क्रम। अब देखिए ध्यान से, मतलब घटते क्रम का मतलब कि पहले बड़ा बच्चा लाइन में जैसे स्कूल में खड़े होते हैं, फिर इसके बाद छोटा, फिर इसके बाद छोटा, ठीक है, ये घटते क्रम। अब बताइए, यानी कहने का मतलब ये रिएक्शन कह रहा है एल्युमिनियम अधिक अभिक्रियाशील है इसके अपेक्षा। देखते हैं, एल्युमिनियम यहाँ है यानी अधिक है, तो इससे कम वाला जिंक यानी इससे कम, यानी जिंक जो होगा वो नीचे होना चाहिए। देखिए जिंक नीचे है यहाँ, आयरन नीचे है यहाँ, कॉपर नीचे होना चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ तो है ना, यानी हमें लग रहा है ऑप्शन नंबर ए ही सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं जैसे सोडियम और सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं जैसे पोटेशियम और सोडियम किससे अभिक्रिया करती है? तो देखेंगे ध्यान से, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु है, ऊपर में है, घेरे हैं, सोडियम है और वहाँ पे सोडियम है और वहाँ पे ऊपर पोटेशियम है, ठीक है। ये बोल रहा है क्या चीज़ कि किससे अभिक्रिया करती है? तो ठंडे जल से कि गर्म जल से कि हवा से कि नमी से? तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन टिक करेंगे ए, ठंडे जल से। ऑप्शन टिक करेंगे ए, ठंडे जल से।
तीसरा का ए। चौथा देखेंगे कौन सी धातु सबसे कम क्रियाशील है और प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। सबसे कम सोना चांदी होना चाहिए। देखेंगे ध्यान से, सोडियम होगा। सोडियम तो बहुत ज़्यादा है ना, सोडियम इतना ज़्यादा भी क्रियाशील है कि उसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, नहीं तो आग पकड़ लेगा। सोडियम, एल्युमिनियम, सोना, जिंक। आपको कभी सोना ऑप्शन तो ऑप्शन करिए सी सोना। क्यों कि यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है और यह किसी से अभिक्रिया जल्दी नहीं करता, इसलिए सोना जल्दी से मतलब दूसरे रंग का नहीं होता। पीला है तो पीला ही रहेगा। ऑप्शन टिक कीजिएगा सी। पांचवा देखेंगे यदि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के विलयन में कॉपर का मिलाया जाता है। अच्छा चलिए अब देखिए क्या बोला रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट। अब ये विलयन जो है हटाइए इस सबको और इस सबको हटाइए, यानी ये हटाइए। अब इसमें बोला सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, ठीक है। NO3 से कोई मतलब ये विलयन बनाने के लिए किया गया है। ये 3 विलयन कॉपर मिला रहे हैं। अच्छा भैया चलो कॉपर डाल रहे हैं, कोल्ड कर रहे हैं, कोल्ड इसमें कर रहे हैं ना, कॉपर मिला रहे हैं तो क्या होगा। अब पहले ये देखो है क्या, इस AgNO3 में खाली इससे मतलब है, इससे मतलब है Ag और कॉपर, यानी Cu और Ag। इनको देखिए कहाँ है साहब, कॉपर यहाँ है और Ag अच्छा और नीचे है। अच्छा अगर इसको उसमें डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, अगर इसको इसमें डालेंगे तो कुछ न कुछ होगा। होगा क्या, देखिए कॉपर को हम लोग डालेंगे, सही बोल रहे हैं, कॉपर को डालना है, कॉपर का किल है AgNO3 में डालना है तो क्या होगा, अरे विस्थापित कर देगा, यानी AgNO3 क्या देखेंगे हम, AgNO3 में हम कॉपर डालेंगे तो होगा क्या, ये इस पे आ जाएगा, यानी CuNO3 आप प्लस Ag बन जाएगा। और क्या बनेगा, अब ये क्यों बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है किससे, सिल्वर से, और यही सिल्वर डालते तो कुछ रहता, क्योंकि कम अभिक्रियाशील कुछ नहीं, कम आदमी कमजोर आदमी कुछ नहीं कर पाता, मजबूत आदमी को, मजबूत आदमी उसके बगल में जुड़ जाता है। यही कहानी का जुमला है। तो AgNO3 में कॉपर का ब्लेंड डालेंगे तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा और Ag बन जाएगा, अलग हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर टिक करेंगे, कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देता है, कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देगा और विलयन नीला हो जाएगा। अगला ऑप्शन सिल्वर कॉपर को विस्थापित करेगा, सिल्वर नहीं, ये नहीं हो सकता है। चलिए सी कोई अभिक्रिया नहीं होगा, नहीं होगा अभिक्रिया तो होगा, कॉपर और सिल्वर दोनों मिलकर मिश्र धातु बन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे ना, कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देगा। समझ में आ रहा है। चलिए सक्रियता श्रेणी के अनुसार निम्नलिखित धातुओं में कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है। भैया ऊपर वाला अधिक अभिक्रियाशील होगा, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम और क्या। ऑप्शन टिक कर लिए जिंक, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर। सक्रियता श्रेणी में धातुओं में से कौन सी अधिक, देखो भाई अगर कोई पूछे नॉर्मल तरीका से कि कौन अभिक्रियाशील है तो ऐसा बोलेंगे सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, मतलब सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। लेकिन अब बोले ऑप्शन में देखो और उस ऑप्शन को देख करके बताओ कि कौन सा अभिक्रियाशील। तो ऑप्शन के अनुसार देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, बोलिए जिंक, आयरन, एल्युमिनियम और बोलिए कॉपर, यही है। अब बताओ बच्चे इसके अनुसार बताना है, ठीक है, अपने मत के अनुसार नहीं, इसके अनुसार ऑप्शन में कि कौन सा इसमें अधिक अभिक्रियाशील है। तो खुद से सोचिए, इसमें देखते हैं जेड कहाँ है भैया, जेड यहाँ है, इससे तो ज्यादा आयरन कहाँ है, और नीचे और कम है, छोड़िए एल्युमिनियम कहाँ है, अच्छा और ऊपर, अच्छा ये तो लग रहा है कि अभिक्रियाशील है, कार्बन सॉरी कॉपर ये तो और नीचे है, तो खत्म कहानी, एल्युमिनियम होगा ना, टिक कर लेंगे एल्युमिनियम। चलिए वह धातु जो ठंडे या गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है, ठंडे जल से अभिक्रिया करने वाला सोडियम है, ठंडे जल से अभिक्रिया करने वाला सोडियम है। अब पोटेशियम को कहाँ डुबा कर रखते हैं, पानी में आएगा आगे टॉपिक, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं देखिए, कौन सा धातु जो ठंडे या गर्म जल से अभिक्रिया करता ही नहीं है, मतलब कुछ से अभिक्रिया नहीं करता है, यानी जब ठंडे या गर्म जल से अभिक्रिया, देखो ठंडा जल और गर्म जल और भाप जल अंतर है तीनों में, भाप ठंडा और गर्म तीनों में अंतर है।